हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं विजन आईएएस पीटी 365 और इससे पहले वाली वीडियो में हम पॉलिटी का कंप्लीट कर चुके हैं। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और अब हम करेंगे आज सेकंड पार्ट इकोनॉमी का। नहीं, थर्ड पार्ट करेंगे। दो पार्ट हम इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं, इससे पहले देख लीजिएगा। उसके बाद हम इसका एक वीडियो और करेंगे और फिर चार वीडियोस को हम क्लब करके एक वीडियो, जैसे कि हमने पॉलिटी की 365 की है, वैसे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेवेंथ और एट टॉपिक करेंगे हम इस वाली वीडियो में। देखिए, मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से चीज़ों को बता सकूं और जो कैसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस भी, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी बताने की कोशिश की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज एग्रीकल्चर। और इसका फर्स्ट सब टॉपिक जो है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट है, देखिए क्या हुआ है कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, उसने अप्रूव कर दिया है यूनिक पैकेज ऑफ इनोवेटिव स्कीम फॉर फार्मर्स। और हम इसमें ये पॉइंट याद रखने लायक है कि जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है उसको चेयर कौन करते हैं? उसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। और यूपीएससी में से पहले जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आया हुआ है, देखिए। तो इसमें था कि विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन इज एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर मार्केट ड्रिवन। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है रिटेल प्राइसेस का, उस वो क्या है, मार्केट ड्रिवन है। और जो एडमिनिस्ट्रेट नहीं करता है, कौन? गवर्नमेंट। सेकंड था अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। एंड थर्ड पॉइंट इज सल्फर रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। तो इसमें क्या था ना, सेकंड और थर्ड ही सही था। देखिए, फर्स्ट इसलिए गलत था क्योंकि अभी जो कुछ फर्टिलाइजर्स है ऐसे यूरिया वगैरह, उस पर सब्सिडी वगैरह देती है गवर्नमेंट, इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये वाले टॉपिक पे देखते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं। देखिए, पीएम प्रणाम जो स्कीम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें फर्टिलाइजर्स में बात करें तो इसे सबसे पहले हम याद रखेंगे कब अनाउंस किया गया था, बजट 2023-24 में। और क्या था इसका पर्पस? टू इंसेंटिवाइज स्टेट यूटीज टू प्रमोट अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो था वो गोवर्धन गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन प्लांट्स के लिए था, और इन्हें प्रमोट करने के लिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि जो गोवर्धन स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री ने के अंदर आती है, या फिर किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट की थी। गोवर्धन जो था उसे लॉन्च किसने कब किया गया था? 2018 में किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन से मिशन के अंदर किया गया था? अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। टू पॉजिटिवली, जिससे क्या होगा कि विलेज के जो है सफाई पे ध्यान दिया जाए, दिया जाए और जनरेट किया जाए बेल्ट एंड एनर्जी फ्रॉम कैटल एंड ऑर्गेनिक पेस्ट। इंट्रोडक्शन हुआ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम अगर आप स्टेट पीसीएस देते होंगे तो बहुत क्वेश्चन आ चुका है कि जो इंट्रोडक्शन हुआ है सल्फर कोटेड यूरिया, दैट इज यूरिया गोल्ड, फर्स्ट टाइम क्यों हुआ है? जो सल्फर डेफिशिएंसी है उसको जो है एड्रेस करने के लिए हुआ है। और यूरिया गोल्ड जो है मोर इकोनॉमिकल और एफिशिएंट है। किससे? नीम कोटेड यूरिया। देखिए, जब नीम कोटेड यूरिया हुआ था ना लॉन्च, तो यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन आए थे 2-3 साल तक। तो इसलिए यूरिया गोल्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या बेनिफिट है वो आप देख लीजिएगा। यूरिया सब्सिडी स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे एक्सटेंड कर दिया गया है 3 साल के लिए, टिल मार्च 2025। और जिससे क्या होगा, जो मैक्सिमाइज इंडिजिनियस प्रोडक्शन ऑफ यूरिया टू रीच सेल्फ सफिशिएंसी लेवल। कितना सेल्फ सफिशिएंसी लेवल लेके आना है? कब तक? 2025 तक। दिस डाटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो यूपीएससी में ना ऐसे डाटा पूछ लिया जाता है, और अगर आप वैसे एलिमिनेशन में उसमें थोड़ा चांसेस रहते हैं। अगर आपको कोई भी एक या दो पॉइंट पता होगा तो आप के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाए। तो सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री है इंडिया आफ्टर चाइना, और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, और अमंग में वर्ल्ड में लार्जेस्ट इंपोर्टर है किसकी? फर्टिलाइजर मटेरियल की। इसलिए यहाँ पे बात की गई है सेल्फ सफिशिएंसी लेवल बाय 2025। अच्छा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्री है। कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं 8 कोर सेक्टर्स में? अच्छा, जो 8 कोर सेक्टर होता है वो कितना? 40.27% वेट होता है आइटम्स का, जो कि इंक्लूडेड होते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन।
डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है 8 कोर सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में या कौन सा कम होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है इसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, कोल, मतलब ज़्यादा मतलब क्या कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है ऑफ द देयर वेटेज। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का, फिर स्टील, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, सीमेंट, और लास्ट में है फर्टिलाइजर्स का। ये हम याद रखेंगे। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या है, इट इज़ वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज इन द, एंड यूरिया कितना अकाउंट करता है, 2.3 ऑफ द ओवरऑल फर्टिलाइजर कंजप्शन। मेजर रिक्वायरमेंट क्या है, पोटेश है। यूरिया में सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट क्या है, पोटेश का। हम पोटेश से आगे भी पढ़ेंगे, पोटेशियम का क्या हो रहा है इस टाइम, जो है इंडिया में डेफिशिएंसी होती जा रही है, और ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। फर्टिलाइजर्स को क्लासिफाइड किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट में। प्राइमरी फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जिन्हें फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है उनका टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जो वो सप्लाई करते हैं टू सॉइल, जैसे कि नाइट्रोजनस है। यूरिया जो है वो नाइट्रोजन सप्लाई करता है सॉइल को, और डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है वो फॉस्फेट का जो है मिनरल वो उसकी पूर्ति करता है सॉइल में। और म्यूरेट ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर जो है वो पोटेसिक की करते हैं। सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स में इंक्लूड करें तो क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। जबकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उन्हें उनमें होते हैं आयरन, जिंक, बोरोन, क्लोराइड एक्सेट्रा। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट, एनसीईआरटी 11th क्लास में एक टॉपिक दिया हुआ है, उसमें है ये पूरा। ठीक है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और आप गूगल भी कर सकते हैं। एग्जाम में बहुत चांसेस रहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट पूछ लिया जाता है कि जिंक की कमी से कौन सी बीमारी होती है प्लांट्स में, और इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉस्फोरस सेक्टर की बात करें तो देखिए मैंने बताया भी आपको, अब इशू हो रहा है कि सेवरल सर्वे और रिसर्च हैव इंडिकेटेड दैट इंडिया इज फेसिंग डेफिशिएंसी इन ऑब्टेनिंग फॉस्फोरस। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है फॉस्फोरस का, जो कि कहाँ से आता है, फ्रॉम कैडमियम लेंडन डिपॉजिट्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका। फॉस्फेट रॉक्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डाटा, आप एज इट इज रट लीजिएगा। फॉस्फेट रॉक्स मेजरली प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से, फ्रॉम 2 स्टेट इन इंडिया, राजस्थान एंड एमपी। कुछ डिपॉजिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में, जैसे कि ललितपुर में भी पाए जाते हैं, ललितपुर इन यूपी, और मसूरी सिंक्लाइन में भी। कूडप्पा बेसिन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कूडप्पा बेसिन एग्जाम में आ सकता है, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में है। रिड्यूस वेज टू रिड्यूस फॉस्फोरस पॉसिटी, पॉसिटी मतलब कि कमी को वो करना, कि फॉस्फोरस की ऑलरेडी कमी है, तो उस चीज को कैसे मतलब और कम कर देना, कि हम फॉस्फोरस को कम यूज करें। सबसे पहले तो रिड्यूस करें यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर थ्रू प्रेसिजन एग्रीकल्चर। प्रेसिजन मतलब प्रिसाइज, मतलब टू बी प्रिसाइज, उतना ही फर्टिलाइजर देना सॉइल उसको जितना कि क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट है। adoption of low input agroecological approaches, mining urban sewage to produce phosphorus। अर्बन सीवेज आपको पता ही होगा, सीवेज यूजफुल होता है थोड़ा कुछ गैसेस के लिए। कंसर्न्स विद फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी, एट मोस्ट प्लेसेस फॉस्फोरस जो होता है वो कोएक्सिस्ट होता है किसके साथ, कैडमियम के साथ, जो कि बहुत हैवी मेटल होता है, और उसका रिमूवल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और क्या है, कुछ ही कंट्रीज है जैसे कि मोरक्को हो गया, वेस्टर्न सहारा हो गया, चाइना हो गया, अल्जीरिया हो गया, जिसका कंट्रोल है बर्ड रिजर्व ऑफ फॉस्फोरस पे, जो कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न है जिनमें। हार्मफुल इफेक्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो मच ऑफ द phosphorus lost directly to the water bodies as agricultural runoff and through sewage which lead to growth of toxic algal bloom। टॉक्सिक एल्गल ब्लूम बन जाता है, और जिसे हम एक तरीके से कहते हैं ना कि वो हो जाता है, यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं शायद इसे, है। तो उसमें क्या होता है कि एक ऊपर सतह आपने देखा होगा कि बनी होती है हरी कलर की या कुछ, तो एल्गल ब्लूम टाइप बन जाता है एक। और उससे क्या होता है इफेक्ट, कि जो सनराइज है सनराइज ना पेनिट्रेट नहीं कर पाती वाटर में, और जो जो भी मतलब वहाँ की एक्वेटिक जो पॉपुलेशन है वो सफर करती है उस वजह से। इसलिए बोला है कि इट इज लॉस्ट डायरेक्टली टू द वाटर बॉडीज। कैडमियम लेडन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, और ऑफन अप्लाई टू द सॉइल, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं क्रॉप्स के द्वारा और कंज्यूम कर लिए जाते हैं, जो कि बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। बायो एक्यूमुलेट मतलब कि छोटे थोड़ा थोड़ा करके चीज इकट्ठी होती जा रही है बॉडी में, इन और एक्सलेट करते हैं किसको, हार्ट डिजीज को। माइनर इरिगेशन, रिसेंटली क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज किया है 6th सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम। फर्स्ट सेंसस है जो कि कंडक्ट हुआ है विद द रेफरेंस ईयर। रेफरेंस ईयर क्या है इसका, 1986 टू 87, विद द रिपोर्ट पब्लिश इन 1994। ठीक है, फर्स्ट सेंसस
अब किया गया था, और ये जो है वो सिक्स सेंसस है, ठीक है। फर्स्ट सेंसस 1986, दिस इज द सिक्स सेंसस। और मेजर इरिगेशन हम वही पढ़ेंगे एग्जाम के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन दिया गया है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आता है कल्टीवेबल कमांड एरिया जो है कम से कम कितना 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा। कल्टीवेबल कमांड एरिया इज एन एरिया जो कि फिजिकली इरिगेटेड है फ्रॉम अ स्कीम एंड इज फिट फॉर कल्टीवेशन। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट वो है जो इनमें कल्टीवेबल कमांड एरिया जो है कम क्या है, कम से लेस देन 10,000 हेक्टेयर, लेकिन ज़्यादा है कितना 2,000 हेक्टेयर से। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसमें कल्टीवेबल कमांड एरिया जो है वो कितना है 2,000 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा, उससे कम है। सोर्सेज क्या है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के, बोथ हैं वाटर सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। लेकिन देखिए माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के जो सोर्स हैं वो सरफेस वाटर भी है और ग्राउंड वाटर भी है। लेकिन मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट के लिए मोस्टली क्या एक्सप्लॉइट हो रहा है, सरफेस वाटर हो रहा है। यही ये बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न है, क्योंकि सरफेस वाटर है हो रहा है तो कहाँ से आ रहा है सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर से ही तो आ रहा है। तो ग्राउंड वाटर जब है ही बचेगा ही नहीं तो सरफेस पे क्या आएगा बाद में, ठीक है। माइनर इरिगेशन सेक्टर एज अ होल इज इम्प्लीमेंटेड बाय द माइनर इरिगेशन सेक्टर को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, और स्टेट्स हैविंग स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स। कैटेगरीज क्या है माइनर इरिगेशन स्कीम्स की, ग्राउंड वाटर स्कीम्स कंसिस्टिंग जैसे कि डग वेल्स, बोर वेल्स, शैलो ट्यूब वेल्स, मीडियम ट्यूब वेल्स और डीप ट्यूब वेल्स। सरफेस फ्लो स्कीम्स की क्या है, टैंक्स, चेक डैम्स, स्ट्रक्चर फॉर कंजर्वेशन कम ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ये क्या है कि रैशनलाइजेशन ऑफ मिनरल माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी 1987-1988 में। हमने देखा कि जो सेंसस था वो भी इसी फर्स्ट जो सेंसस था वो तभी हुआ था। की हाईलाइट क्या है, देखिए एक तो फर्स्ट सेंसस है वाटर बॉडीज का जो कि लिया गया है इन कन्वर्जेंस विद सिक्स्थ माइनर इरिगेशन स्कीम यूजिंग 2017-18 एज अ रेफरेंस ईयर। देखिए एग्जाम में ना ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, खासकर यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में बहुत खेला हो रहा है आजकल। ऐसे ईयर्स में वो लोग घपला कर देते हैं। माइनर इरिगेशन स्कीम्स इन इंडिया क्या है, 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं जो कि कहाँ हुई है। अब एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि इन ऑल ओवर द इंडिया, नहीं कितना सिर्फ 695 डिस्ट्रिक्ट में पाई गई हैं। 94.8% ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम जो है वो ग्राउंड वाटर बेस्ड है, बल्कि और बाकी क्या है सरफेस जो ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स है जो फॉलो करता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। डग वेल्स हैव द हाईएस्ट शेयर इन माइनर इरिगेशन स्कीम, और उसके बाद शैलो ट्यूब वेल्स, मीडियम ट्यूब वेल्स एंड डीप ट्यूब वेल्स इंक्रीज हुआ है इस एज कम्पेयर टू फिफ्थ सेंसस में। इस टाइम माइनर इरिगेशन स्कीम में ओनरशिप वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए ये वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 96.6% जो है वो प्राइवेटली ओन्ड है, और 3.4% ही है जो कि पब्लिक ओनरशिप में है। इन सब में क्या है इंडिविजुअली ओन्ड स्कीम में 18% ही जो है वो ओन कर रही है वीमेन। यूसेज ऑफ स्कीम्स 97% ऑफ द इरिगेशन स्कीम्स आर इन यूज। अब एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है ना कि ओनली लेस देन 50% ऑफ द इरिगेशन स्कीम्स आर इन यूज। तो हमें ऐसा लग सकता है कि आजकल कोई भी स्कीम जो हो रही है वो फुल्ली इम्प्लीमेंट कहाँ हो पा रही है, कहीं ना कुछ कुछ इशू हो ही रहा है। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं फुल्ली इम्प्लीमेंटेड दिखा रहा है ना इसको। तो ऐसे डाटा हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड को स्टैब्लिश किया गया है 2023 में टू प्रोवाइड सर्टिफाइड और साइंटिफिकली प्रिपेयर सीड्स टू एवरी फार्मर इन द कंट्री। और इसे स्टैब्लिश किया गया था अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। ये कंट्रीब्यूट करेगा इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सीड कंजर्वेशन, उसके प्रमोशन में और रिसर्च में। ट्रेडिशनल सीड्स हैव टू बी कंजर्व्ड एंड पास्ड ऑन टू द कमिंग जनरेशन, जिससे क्या हो कि प्रोडक्शन हो हेल्दी ग्रेन्स का, फ्रूट्स का एंड वेजिटेबल। इसको ज्वाइंटली प्रमोट किया गया है इन पांचों ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। BSSL एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर प्लेइंग अ की रोल इन ensuring the welfare of farmers. Now next is seed certification. Ministry of Agriculture and Farmer Welfare ने लॉन्च किया है साथी पोर्टल। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। साथी पोर्टल सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री।
ये क्या है, एक सेंट्रलाइज़्ड ऑनलाइन सिस्टम है जिसे डिज़ाइन किया गया है टू डील जो कि चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस सीड प्रोडक्शन में, क्वालिटी सीड आइडेंटिफिकेशन में और सीड सर्टिफिकेशन में। पोर्टल को डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर ऑन द थीम उत्तम बीज। ठीक है, क्या किस थीम पर बनाया गया है? उत्तम बीज समृद्ध किसान। सीट जो है वैलिड सीड्स विद वैलिड सर्टिफिकेशन किसे सोल्ड किए जाएंगे? बाय वैलिड लाइसेंस डीलर्स को टू सेंट्रली रजिस्टर्ड फार्मर्स। ठीक है, जो वैलिड सर्टिफिकेशन सीड्स हैं उन्हें किन्हें सोल्ड किया जाएगा? सिर्फ जो वैलिड लाइसेंस डीलर्स हैं उन्हें। और जो किन्हें करेंगे सेल? सेंट्रली रजिस्टर्ड फार्मर्स को, हु विल रिसीव सब्सिडी, जिन्हें की सब्सिडी भी मिलेगी। ठीक है, सब्सिडी मिलेगी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू द प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट। Legal status to seed certification was given by the enactment of Seed Act 1966। सीड सर्टिफिकेशन जो है वॉलेंट्री है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? वॉलेंट्री है, बट लेबलिंग कंपलसरी है। ठीक है, सीड सर्टिफिकेशन वॉलेंट्री है लेकिन लेबलिंग लेबलिंग कंपलसरी है। इंडिया ने स्टैब्लिश किया प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट अथॉरिटी। कब आया था ये? अंडर पीपीवी एंड आर एक्ट 2001 में, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल टू फार्मर। देखिए ये वाला जो एक्ट है ना बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है आजकल, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको। फूड स्टोरेज इन इंडिया, नेक्स्ट पढ़े तो द यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ पीएससी पढ़ लीजिएगा आप। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी लेवल, ऑलरेडी यूपीएससी में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। जो पैक्स है वो विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, जो दैट सर्व एज अ लास्ट लिंक, जो कि सर्व करती हैं लास्ट लिंक इन द थ्री टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर हेडेड बाय द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एट द स्टेट लेवल। ठीक है, पैक्स जो है वो इन्वॉल्व होती है किसमें? शॉर्ट टर्म लेंडिंग में, और इन्हें ये भी बोलते हैं कि क्रॉप लोन देती हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इंश्योर timely and uniform implementation of this plan, the Ministry of Cooperation would implement a pilot project in at least 10 selected districts। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पीएससी पढ़ लीजिएगा। ये तो बोला है कि स्कीम आइडेंटिफाइड फॉर कन्वर्जेंस। देखिए ऐसा में ना बस आप स्कीम देख लीजिएगा कि कौन सी स्कीम्स को आइडेंटिफाइड किया गया है कि कन्वर्जेंस के लिए। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ देखिए, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। ठीक है, और तो उसमें तो कुछ मुझे नहीं इम्पोर्टेंट लग रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ा ही होगा आपने, यूपीएससी में ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। बस, दैट्स इट। नाउ मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ICRIER, ने एस्टिमेट किया है कि टू मेजर दैट मेजर्स टू कर्ब इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग बैनिंग सीरियल एक्सपोर्ट, जो बैन किया गया था सीरियल एक्सपोर्ट्स को, उसे फार्मर्स को जो है नुकसान हुआ है एटलीस्ट 45,000 करोड़ का इन 2023। टू कर्ब फूड इन्फ्लेमेशन जो है गवर्नमेंट इम्पोज करती है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड ऑफ फूड कमोडिटीज एंड इम्पोज करती है एक्सपोर्ट टैक्सेस टू बूस्ट सप्लाई, जो कि डेंटेड करते हैं फार्मर्स की इनकम को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, WPI एंड CPI। ऑलरेडी यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में आप देखेंगे लास्ट के 10 साल के पेपर उठा के भर भर के क्वेश्चन आए हैं इस पे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम ये। तो देखिए WPI जो है वो मेजर करता है इन्फ्लेशन एट द होल सेल लेवल, और CPI करता है कैलकुलेट इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल। WPI कंसीडर करता है प्राइस चेंजेस ऑफ गुड्स ओनली, वाइल CPI कंसीडर करता है दोनों गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को। WPI गिव करता है मोर वेटेज टू द मैन्युफैक्चरर गुड, जबकि CPI देता है मोर वेटेज टू द फूड आइटम्स। ये देखिए, फूड एंड बेवरेज 45.9% करते हैं इसमें। WPI को रिलीज कौन करता है? इकोनॉमिक एडवाइजरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज करता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। फैक्टर ऑफ फैक्ट जो करते हैं इंडिया के फूड इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में,
वो करता है, देखिए अभी रिसेंट जो शॉर्ट टर्म में करते हैं ना, वो वीट इन्फ्लेशन इज ड्यू टू द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फैक्टर लाइक हीट वेव, अनसीजनल रेन्स हो गई थी, और रशिया और यूक्रेन वॉर। ठीक है। और मॉनसून मॉनसून वेरिएबिलिटी जो है ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगी, व्हिच इज फर्दर एग्रीवेटेड बाय द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल कमोडिटी प्राइस और इंक्लूड फूड एज वेल एज क्रूड ऑयल प्राइस है कि ऑयल प्राइस जब जब बस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता ही बढ़ता है, और कहीं ना कहीं क्या होता है, फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ता ही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज इंक्लूडिंग द एमएसपी पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एबिलिटी से जैसे कि स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए क्या है कि अगर ज़्यादा स्टोरेज अच्छा होगा क्रॉप्स का, ये तो क्या हुआ, चीज़ें हैं वो कम वो होंगी, खराब होंगी, और महंगाई कम रहेगी। लेकिन अगर चीज़ें ज़्यादा खराब होंगी तो जो उसकी सप्लाई है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अफेक्ट एग्री ट्रेड एंड दस एग्री प्राइस। आउटब्रेक, अगर कोई पेस्ट और डिजीज आउटब्रेक हो गया तो वो अफेक्ट करेगा क्रॉप यील्ड और प्राइस को, तो उससे भी इन्फ्लेशन घट सकता है, महंगाई बढ़ेगी या घटेगी। 22 एसेंशियल कमोडिटीज हैं प्राइस मॉनिटरिंग के लिए। देखिए हम वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बताऊंगी, फालतू की चीज़ें हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। फूड ग्रेन्स में आता है राइस, व्हीट, आटा। पल्सेस में आता है ग्राम, तूर, उड़द, मूंग, मसूर। एडिबल ऑयल में आता है ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड पाम ऑयल। वेजिटेबल्स में आता है पोटैटो, अनियन एंड टोमेटो। अनदर आइटम में शुगर, गुड़, मिल्क, टी एंड सॉल्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 क्या बोलता है, इसने एम्पावर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ सर्टेन कमोडिटी। और एक्ट जो है वो इम्पोज करता सकता है स्टॉक लिमिट इन एसेंशियल कमोडिटीज पे, जिससे क्या हो कि रेगुलेट रहे उनका प्राइस और अवेलेबिलिटी इन द मार्केट। अदर मीजर्स जो मैनेज टू मैनेज फूड इन्फ्लेशन, देखिए ऑपरेशन ग्रीन आया था, इट वाज लॉन्च ऑन द लाइन ऑफ ऑपरेशन फ्लड टू प्रमोट फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस टू प्रिवेंट लोकलाइज्ड फ्लड। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी रखा गया था, जिससे कि इसका एम क्या था, टू रेगुलेट प्राइस वॉलेटिलिटी, जो कि प्राइस के उतार और चढ़ाव होते हैं, और थ्रू प्रोक्योरमेंट ऑफ सेलेक्टेड प्रोड्यूस, कुछ जो सेलेक्टेड प्रोड्यूस है उसे प्रोक्योर कर लेना, और मेंटेन करना बफर स्टॉक को, और रेगुलेट करना रिलीज इन द मार्केट, जिससे कि क्या रहे, जब जब कोई चीज़ मतलब कम कम हो गई मार्केट में, तो इस पे महंगाई ना बढ़े। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि एक्सपोर्ट बैन, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एक्सेट्रा। डायरेक्ट सपोर्ट दी जा रही है फार्मर्स को थ्रू सब्सिडीज, इनकम सपोर्ट एंड एमएसपी। सप्लाई सीड मेजर्स हो गए, जैसे कि इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोटिंग डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो हम ये वाला जो डाटा है ना, रट जाएंगे पकड़ के इसको। इंडिया जो है वो फर्स्ट है इन इनलैंड कैप्चर फिश प्रोडक्शन में। ये अभी रिसेंट का डाटा है, इंडिया फर्स्ट आ गई है, पहले चाइना ही था, लेकिन अभी इंडिया आ गई है। सेकंड इन एक्वाकल्चर फिश प्रोडक्शन। थर्ड इन ओवरऑल फिश प्रोडक्शन। एंड फोर्थ इन एक्सपोर्ट ऑफ फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट्स। पार्लियामेंट ने इनेक्ट कर दिया कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। और ये अमेंड किसे करेगा, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट, जो कि कब आया था 2005 में। और कुछ जो है ऑफिसेज जो हैं इसकी वो डीक्रिमिनलाइज कर देगा, जिसमें कि सजा वजा नहीं मिलेगी, कुछ और सजा मिलेगी, ठीक है, मतलब पेनल्टी वगैरह एक्सेट्रा। ये जो एक्ट है दिस 2005 एक्ट स्टैब्लिश, देखिए 2005 का जो एक्ट था उसने स्टैब्लिश किया था कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, जिससे कि क्या है, कोस्टल एक्वाकल्चर रेगुलेट रहा है। और इट एम्स एट प्रोमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फाइन ट्यूनिंग द ऑपरेशनल प्रोसीजर ऑफ द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। देखिए एक्वाकल्चर क्या है, इट इज़ अ फार्मिंग ऑफ फिश। कुछ कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं ना कि एक्वाकल्चर जहाँ आ जाता है हम फिश को लेके फिश ही समझ लेते हैं, क्योंकि एक्वेरियम हो गया ये सब। नहीं, देखिए इट इज़ अ फार्मिंग ऑफ फिश, सीवीड एंड अदर एक्वाटिक स्पीशीज। देखिए इस तरीके से होता है, अलग अलग जगह पे हम अलग अलग चीज़ों का कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है। सबमर्ज केज एंड नेट पेन्स है, तो उसमें यूज टू क्यों होते हैं ये, फार्म फिन फिश इन द ओशन। लाइंस का यूज किया जाता है टू फार्म सीवीड्स एंड बाइवॉल्व लाइक मसल्स इन द ओशन। बॉटम कल्चर का यूज किया जाता है जैसे कि लाइंस, ट्रेज और बैग टू फार्म सीवीड्स एंड बाइवॉल्व्स लाइक ऑयस्टर्स इन शैलो कोस्टल एरिया।
पॉन्ड्स एंड टैंक्स का यूज किया जाता है टू फार्म फिनफिश एंड श्रिम्प्स ऑन लैंड एंड और इन कोस्टल और फ्रेश वाटर एरिया। की प्रोविजंस क्या है एक्ट के? कोस्टल एक्वाकल्चर। देखिए जो एक्ट है ना उसने डिफाइन किया है कोस्टल एक्वाकल्चर को एज अ रियरिंग एंड द कल्टीवेशन ऑफ एनी लाइफ स्टेज ऑफ फिश। ठीक है, रियर करना और कल्टीवेट करना फिश की किसी भी स्टेज को, इंक्लूडिंग क्रस्टेशियंस, molluscs, फिनफिश, सीवीड और एनी अदर एक्वेटिक लाइफ अंडर कंट्रोल कंडीशन, आइदर इंडोर और आउटडोर, या फिर सलाइन वाटर हो या ब्रैकिश वाटर हो, इन कोस्टल एरिया। और ये इसने क्या किया है, इंक्लूड किया है एक्टिविटीज जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ ब्रूड स्टॉक, सीड, ग्रो आउट, बट डज नॉट इंक्लूड फ्रेश वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसने नहीं किया है इंक्लूड फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर को। ठीक है, इट नॉट इंक्लूड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। स्कोप क्या है, इसने क्या किया है, स्कोप कर दिया है एक्सपेंड सी ए कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट का बियॉन्ड कोस्टल एक्वाकल्चर फार्म, और कवर किया है ऑल द वर्टिकल एंड एक्टिविटीज ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर, और किसके लिए, इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो इसलिए। रेगुलेशन कर दिया है एलिड कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज का। द एक्ट प्रोहिबिट कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज इन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, नॉन डेवलपमेंट जोन एंड विद इन कोस्टल रेगुलेशन जोन। ऑल्दो सम एलाइड एक्टिविटीज जैसे कि सीवीड कल्चर हो गया, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स होगा एक्सेट्रा, इन्हें एग्जाम्पशन दे दिया गया। देखिए इन्हें एग्जाम्पशन दे दिया गया है, और यहाँ पे ये फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इंक्लूड नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेंजेस क्या है, चेंजेस हैं कि, एक मिनट, चेंजेस क्या किया है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी में, एक तो कंपोजिशन का यूज कर दिया गया है, ऐड किया है एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एज अ मेंबर, इंक्रीज कर दिया स्कोप का, एक्सपेंड कर दिया फंक्शन का एक्सपेंड कर दिया, मतलब एक्ट ने ऐड किया है कि अथॉरिटी रेगुलेट करेगी कोस्टल एक्वाकल्चर इनपुट्स को, मॉनिटर करेगी एक्वाकल्चर यूनिट्स को, और फिक्स करेगी इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पूछ सकता है कि इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड को नहीं करेगी, हमें लगेगा कोई मिनिस्ट्री करेगी दूसरी, बट यहाँ पे क्या है, अथॉरिटी करेगी। डीक्रिमिनलाइजेशन एक्ट ने रिमूव कर दिया है कि जेल नहीं होगी इसके अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन किया जा रहा है, बट कुछ मॉनिटरी और अदर पेनल्टीज पड़ सकती है। एजुडिकेशन एंड अपील्स की बात करें तो अंडर द एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ऑथराइज किया है कि एक ऑफिसर एटलीस्ट अंडर सिक्योरिटी लेवल एजुडिकेट करेगा पेनल्टीज को। हम बात करते हैं इनलैंड फिशरीज की। इंडिया ने रिसेंटली ओवरटेक किया है चाइना को। देखिए हमने पढ़ा कि क्या हो गया है, अब इंडिया फर्स्ट हो गया है, इसलिए इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इनलैंड कैप्चर वाटर ऑफ फिशरीज, देयरबाय इमर्जिंग एज वन ऑफ द टॉप 3 फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। थर्ड है फिश प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन में। इनलैंड फिशरीज की बात करें तो इनलैंड फिशरीज रिफर टू द हार्वेस्टिंग, क्या रिफर करती है, हार्वेस्ट कर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फिशेस जनरली इन फ्रेश वाटर बॉडी जैसे कि रिवर, लेक्स, रिजर्वॉयर पॉइंट्स एक्सेट्रा। टू मेथड्स होते हैं, एक तो होता है कैप्चर फिशरीज, मतलब कि कैप्चर कर देना, ऑब्टेन करना फिश को डायरेक्टली फ्रॉम द लेक और रिवर और पॉन्ड विद द हेल्प ऑफ फिशिंग गियर और नेट, और या तो कल्चर करना, ठीक है, रेस करना उन्हें और हार्वेस्ट करना फिश को कंट्रोल इन्वायरमेंट में। टाइप्स ऑफ इनलैंड फिशरीज बात करें तो टैंक्स है एंड पॉन्ड्स, कोल्ड वाटर फिशरीज हो गया, केज कल्चर इन रिजर्वॉयर, ब्रैकिश एंड सैलाइन एक्वाकल्चर, ऑर्नामेंटल फिशरीज हो गया, एंड रिवराइन फिशरीज हो गया। इसमें ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनलैंड फिश प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गया पास्ट 9 ईयर्स में। ठीक है, डबल हो गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रेडिट कार्ड गारंटी स्कीम जो है लाइव स्टॉक सेक्टर को दी गई है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डीएचटी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने लॉन्च किया फर्स्ट एवर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लाइव स्टॉक सेक्टर। डीएचटी है वो स्टैब्लिश
किया है, डीएचई ने स्टैब्लिश किया है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट 70 करोड़ का, जिसमें प्रोवाइड किया गया है क्रेडिट गारंटी कवरेज 25% का, अप टू 25% ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी, जो कि एक्सटेंडेड है टू द एमएसएमईज को। इट एम्स टू स्ट्रेंथन क्रेडिट। क्या ऑब्वियस सी बात है, अगर फंड दिया गया है, फंड रेटेड स्कीम है, तो उसका एम क्या होगा कि जो क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है उसको स्टैंडर्ड करना, स्मूथ करना टू द एमएसएमईज जो कि इंगेज है किसमें, लाइव स्टॉक सेक्टर में। और ये किसके अंडर है फंड, इट विल बी अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये जब हुआ था ना तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे स्टैब्लिश किया था अंदर आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज में, जो कि इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट है बाय द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट कंपनीज, एमएसएमईज, एफपीओज एंड सेक्शन 8 कंप्रोमाइज टू एस्टैब्लिश सेक्शन 8 कंपनीज टू एस्टैब्लिश डेयरी प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग, एनिमल फीड प्लांट, मतलब इन सबको इस्टेब्लिश करना और उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना, यही इसका पर्पस था। नेक्स्ट पढ़ लें तो फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है इस स्कीम का। देखिए, एक तो इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया है 3% का, और लोन अप टू 90% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट कॉस्ट फ्रॉम एनी शेड्यूल बैंक, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करें तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एज पर द 20th लाइव स्टॉक सेंसस जो टोटल लाइव स्टॉक है वो इंक्रीज कर दिया गया है 4.8% फ्रॉम 2012। क्या होता है ये, देखिए 10 साल में होता है एक बार, तो अभी 2012 के बाद हुआ था शायद, नहीं ऐसा नहीं है, होता तो 5 साल में है शायद, लेकिन ये 2012 से कंपेयर किया था। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा ये वाला डाटा ना, ठीक है, कि कितने साल में होता है लाइफ स्टॉक सेंसस, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, टाइप्स क्या है एनिमल हस्बेंड्री के। हाँ, अभी क्या होता है ना, बहुत लोगों को ये सब कंफ्यूज रहता है, जैसे कि अगर एनिमल हस्बेंड्री है तो एनिमल रेटिंग मतलब उसमें हो सकता है कैटल वेटल ही आता हो, ये कैटल जैसे कि काउस हो गया, वो फैलो, शीप एंड गॉट। देखिए, इसमें ये डेयरी फार्मिंग भी आ जाती है, पोल्ट्री फार्मिंग भी आ जाती है, फिश फार्मिंग भी और बी कीपिंग, एपीकल्चर भी आ जाता है, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग में कमर्शियल रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ बर्ड, फिश फार्मिंग और बी कीपिंग। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण मिला था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड किया था स्टार्ट टू मेक इंडिया द बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक देखा जाए तो देखिए, ये वाला जो पॉइंट ये है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये जो रिवॉल्यूशंस है ना ये बहुत आते हैं, खासकर स्टेट पीसेस के, तो ये ना बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है वाइट रिवॉल्यूशन, एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है सिल्वर रिवॉल्यूशन, मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है पिंक रिवॉल्यूशन, वूल प्रोडक्शन, ठीक है। और इसमें ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ वूल प्रोडक्शन ही डिक्रीज हुआ है और बाकी सब इंक्रीज हुआ है। मिल्क प्रोडक्शन में यूपी है मेजर कंट्रीब्यूटर, फिर राजस्थान है, फिर एमपी है। एग प्रोडक्शन में कौन है, आंध्र प्रदेश है, फॉलोड बाय तमिलनाडु, तेलंगाना, मतलब जो सदर्न स्टेट है वो है। और मीट प्रोडक्शन में और मिल्क प्रोडक्शन में यूपी है, और वूल प्रोडक्शन में राजस्थान है, फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, आई वुड से कि आप बहुत इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखिए क्वेश्चन हमारा, नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है नोटिफाई कि वो स्टैब्लिश करेगा। कहाँ पे करेगा, ये तेलंगाना में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो है देखिए, अभी तक था ना 5 कॉम्पिटिटिव बोर्ड थे, अब ये 6th होगा, ठीक है। 5 कॉम्पिटिटिव बोर्ड में आता है हमारा, पहला था टी बोर्ड जो कि कहाँ पे है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वाला तो आप बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक है। और कॉफी बोर्ड है वो उसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, रबर बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर है कोतायम केरल में, एंड स्पाइसेस बोर्ड है वो कोचिन में है केरला में, और टोबैको बोर्ड है वो गुंटूर में है, उसका हेडक्वार्टर गुंटूर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ये सारी स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। और ये वाला जो बोर्ड है तेलंगाना वाला, ये भी एक किस्म का अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो अब कितना हो गया है ये, देखिए हमारे कितने 6th हो गए हैं, ये 6th है, ठीक है। अभी तक 5 कम्युनिटी बोर्ड थे। कंपोजिशन क्या होगा बोर्ड का, एक तो चेयरपर्सन होगा जिसे सेलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी होंगे जिन्हें अपॉइंट करेगा टू द बोर्ड बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री, और 4 मेंबर्स होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आयुष एंड फार्मास्यूटिकल्स। देखिए आयुष किस लिए होगा, क्योंकि आपको सबको पता होगा कि जो कौन सा टर्मरिक बोर्ड है ना,
हाँ, टर्मरिक बोर्ड जो है जो टर्मरिक है वो हमारी एक एंटीबायोटिक होता है, उसका बहुत ज़्यादा हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, अपनी मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं, तो इसलिए आयुष भी है इसमें। मेंबर्स फ्रॉम नेशनल स्टेट इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन रिसर्च, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टर्मरिक फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स अमंग अदर्स। ठीक है, इतना ही पढ़ना है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है बस। नेक्स्ट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ये इसने रिसेंटली क्या किया है, रेज किया है कितना, बोल रहे हैं सक्सेसफुली रेज्ड INR 1014 करोड़ थ्रू आउट फर्स्ट थ्रू आउट इस 5 ईयर सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है क्या? सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एक इनोवेटिव इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है जिसमें गवर्नमेंट एंटर होती है एग्रीमेंट में सोशल सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि NGOs इन्वेस्टर्स टू पे फॉर द डिलीवरी ऑफ प्री डिफाइंड सोशल आउटकम्स। पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है महाराष्ट्र पुणे डिस्ट्रिक्ट का, उसने किया है MOU UNDP के साथ और क्रिएट कर रहा है इंडिया फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। नबार्ड की बात करें तो नबार्ड आया था 1982 में बाय द नबार्ड एक्ट 1981, किसकी रिकमेंडेशन पे? बी शिवा रमन कमेटी। और बेसिकली इसका मिशन क्या है? टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन इंक्लूजन इंटरवेंशन। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसे देना। मिनिस्ट्री कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फंक्शंस देखिए दे रखे हैं, क्रेडिट रिलेटेड फंक्शन है, प्रोवाइड रीड फाइनेंस टू लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरियाज, फैसिलिटेट करता है क्रेडिट फ्लो, प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी करता है, और हैंडीक्राफ्ट एंड अदर रूरल क्राफ्ट्स के लिए भी करता है। नॉन क्रेडिट रिलेटेड फंक्शंस क्या है? सपोर्ट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एफर्ट ऑफ रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। लोन्स की बात करें, लोन्स टू कोऑपरेटिव फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज, इन सबको ये लोन देता है। और इधर बात करें तो ट्रस्ट ऑन द प्रमोशन ऑफ लाइवलीहुड, एक तो लाइवलीहुड प्रोवाइड करेगा नॉन क्रेडिट में देखेंगे, और सपोर्ट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट रूरल इनोवेशन। इनिशिएटिव्स कौन से हैं जो नाबार्ड ने लिए हैं? देखिए एक तो प्रमोशन, अराउंड 5 लाख करोड़ हैज बीन सैंक्शन द कंट्रीज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसे क्रिएट किया गया है नाबार्ड के द्वारा। वाटरशेड डेवलपमेंट फंड और ट्राइबल डेवलपमेंट फंड जो है वो अदर इम्पोर्टेंट लाइवलीहुड इंटरवेंशन है, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, उनकी लाइफ सुधरी है। और इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये देख लीजिए इसने स्ट्रेंथन किया है रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि रूरल नाबार्ड जो है वो सुपरवाइज करता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को। Next is Indian Council of Agricultural Research ICAR. ICAR and consultative group on international agricultural research. Gender Impact Platform इन्होंने होस्ट किया है इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टुवर्ड जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम। आईसीआर की बात करें तो आईसीआर जो है एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जेनेसिस जेनेसिस क्या हुआ है इसका? देखिए फॉर्मली इसे क्या कहा जाता था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और फिर इसे स्टैब्लिश किया 1929 में एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। फंक्शन क्या है? अपेक्स बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग, मैनेजिंग रिसर्च एजुकेशन इन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल साइंस इन कंट्री। रोल क्या है आईसीआर का? देखिए कि क्रॉप वैरायटीज की रोल है ग्रीन रिवॉल्यूशन में, क्योंकि इसने डेवलप किए हैं बहुत सारी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखिए कहाँ कहाँ से आता है बताती हूँ। राइस वैरायटीज की बात करें तो जया, जो कि फर्स्ट राइस वैरायटी है जो कि रिलीज हुई है इंडिया में, हुई थी इंडिया में। स्वर्णा, पूसा बासमती 1121, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बासमती राइस है पूसा बासमती 1121। बीट वैरायटी जैसे कि HT2967, BW187 एक्सेट्रा। फूड वैरायटी हो गई आम्रपाली, पोमग्रेनेट, भगवा। सीड प्रोग्राम आईसीआर ने डिपॉजिट किए हैं कुछ सीड इन द स्वेलबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट
जो है, ठीक है। और इस्टेब्लिश किया है, हेल्प टू इस्टेब्लिश नेशनल जीन जीन बैंक, जो कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक है इन द वर्ल्ड। प्रमोट किया है क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग। देखिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग, ये भी यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। और देखिए पीवाईक्यू की बात करें तो हमें अगर टाइम मिलेगा तो हम भी पीवाईक्यू यूपीएससी के करेंगे कुछ सॉल्व। और गाइस प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। बायोटेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप, जैसे कि सोलापुर लाल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, फर्स्ट बायो फर्टिफाइड पोमाग्रेनेट वैरायटी है। और ग्राउंडेड ग्रीनर 4 एंड 5, पूसा 00, मस्टर्ड 31, ये क्या है, एक फर्स्ट कैनोला क्वालिटी इंडियन मस्टर्ड वैरायटी है। अ, क्या है, माल न्यूट्रिशन में हेल्प कर सकते हैं। इनकी न्यूट्रिशन जो है, क्योंकि बायो फर्टिफाइड क्रॉप्स है ना, तो माल न्यूट्रिशन को टैकल करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि वो आया था ना, गोल्डन राइस आया था, वो कौन से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो गोल्डन राइस आया था वो कौन से विटामिन में, मतलब अच्छा था उसमें, बायो फोर्टिफाइड था ना, कौन से विटामिन ज़्यादा था उसमें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने डेवलप किया फर्स्ट क्लोन्ड बफेलो इन द वर्ल्ड, ऑन एंड प्रथम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज बफेलो काल्फ। क्या नाम है, बफेलो काल्फ का फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजर प्रथम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च, CGIAR, इसे स्टैब्लिश किया था 1971 में। इट इज़ ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ डोनर, जो कि सपोर्ट करता है 15 इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर विद गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट बिजनेस के साथ ये लोग वर्क करते हैं। CGIAR है क्या, ये ग्लोबल रिसर्च पार्टनरशिप है फॉर द फूड सिक्योर फ्यूचर, डेडिकेट करता है ट्रांसफॉर्मिंग फूड, लैंड एंड वाटर सिस्टम इन क्लाइमेट क्राइसिस। 5 एरियाज देखिए इसके क्या है, एक तो है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी रिडक्शन, जेंडर इक्वलिटी, यूथ एंड सोशल इंक्लूजन, क्लाइमेट अडेप्शन एंड मिटिगेशन, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। अब हम पढ़ते हैं दूसरा एट टॉपिक। एट टॉपिक इज ऑल अबाउट माइनिंग एंड इंडस्ट्री। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, वही हम करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ना देखिए होता तो PD 365 70-80% इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें क्योंकि अगर आप वो लोग शॉर्ट में देंगे ना, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो कनेक्ट करने के चक्कर में थोड़ा सा वो डिटेल में चले जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट सब टॉपिक है द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ना पार्लियामेंट ने पास किया है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। और इसने क्या किया है, अमेंडमेंट किया है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में, ठीक है। MMDR को एक बार 2015 में भी किया गया था अमेंड। और उसमें क्या हुआ था, एस्टेब्लिश किया गया था डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। देखिए जब 2015 में ये आया था ना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था एज इट इज। और ये क्वेश्चन पूछा था कि पर्पस क्या है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इन इंडिया। पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अच्छा कि क्या पर्पस है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का। और अभी 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन भी आया था कि जो मेजर मिनरल्स हैं ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, उनमें पूछ लिया था 3-4 मिनरल्स के नाम। तो मेजर मेजर मिनरल्स कौन से हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसमें बात की गई है कि की फीचर्स क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल। क्रिटिकल मिनरल्स की बात की गई है। देखिए यूपीएससी में प्री PYQ आ गया है रेयर अर्थ एलिमेंट पे, जब रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे तब। और इस समय 2023-24 में जो इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आप देख लेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स आते हैं। लाइसेंस की बात करें तो अंडरटेक को रिकॉनेसेंस एंड प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन फॉर क्रिटिकल एंड डीप सिटिंग मिनरल। ऑक्शन की बात करें तो जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है वो ग्रांटेड किया जाएगा थ्रू एन ऑक्शन फॉर मिनरल, जो कि स्पेसिफाइड है 7 शेड्यूल में। 7 शेड्यूल में 29 मिनरल्स हैं, जैसे कि लिथियम बेयरिंग हो गया, कॉपर बेयरिंग हो गया, पोटेशियम हो गया, और जिंक बेयरिंग मिनरल हो गया। वैलिडेशन क्या होगा एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का, 5 ईयर्स का होगा। और एक्सटेंशन दे सकते हैं कितना, 2 साल के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को अगर रिक्वेस्ट की कर रहे हैं तो।
माइनिंग लीज क्या है? माइनिंग द ब्लॉक एक्सप्लोर्ड बाय द लाइसेंसेस वुड बी ऑक्शन फॉर माइनिंग लीज विद इन द प्रेस्क्राइब टाइमलाइन। एक टाइमलाइन होगी जिसमें कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जो लाइसेंसी है वो अपना माइनिंग लीज ऑक्शन को दे, विच विल फैच बेटर रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट। सिक्स मिनरल्स का जो है वो ओमिशन कर दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 12 एटॉमिक मिनरल्स। ओमिशन किया गया है सिक्स मिनरल्स का। देखिए फर्स्ट शेड्यूल में ये मिनरल्स हैं जैसे कि बेरियम बेरिल एंड अदर बेरिलियम बेयरिंग मिनरल्स है, लिथियम बेयरिंग मिनरल्स है, नियोबियम टाइटेनियम और टेंटेलियम बेयरिंग मिनरल्स। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? देखिए इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि कर दिया है ओमिट कर दिया है तो अब ये ओपन हो गए प्राइवेट सेक्टर के लिए। पहले जो था सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज ही कर सकती थी इनका माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, लेकिन अब जो ये छह मिनरल्स हैं ये इन्हें ओपन कर दिया गया है कि वो प्राइवेट सेक्टर अब कर सकते हैं इसे। थर्ड पॉइंट इज एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन मिनरल कंसेशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? अमेंडमेंट द अमेंडमेंट एम्पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस कुछ सर्टेन जो क्रिटिकल मिनरल है उनके लिए, जो कि लिस्टेड है किन कौन से पार्ट डी में ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एमएमडीआर एक्ट। पार्ट डी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूडेड क्रिटिकल मिनरल्स। जैसे कि देखिए ये वाला पॉइंट है बहुत ध्यान से पढ़ना। क्रिटिकल मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं? टंगस्टन, कैडमियम, मिनरल्स ऑफ रेयर अर्थ ग्रुप, फर्टिलाइजर मिनरल्स एंड मिनरल्स बीइंग रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स। रोल क्या है स्टेट गवर्नमेंट का? हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करेगी कंडक्ट ऑक्शन। जो माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस है मिनरल्स का वो सक्सेसफुल बिडर्स के द्वारा विल ओनली बी ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा करा जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में यूपीएससी में, तो ऐसे पॉइंट आप याद रखेंगे। ऑक्शन प्रीमियम एंड अदर स्टैट्यूटरी पेमेंट शैल कंटिन्यू बी टू रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा ठीक। नेक्स्ट इज क्रिटिकल मिनरल्स। देखिए क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने रिलीज किया एक फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑफ कंट्री ऑन क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ फॉर इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने आइडेंटिफ कॉन्स्टिट्यूट किया है कमिटी को कि वो आइडेंटिफाई करे क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को। लिस्ट ने कंप्राइज किया 30 क्रिटिकल मिनरल्स को, ठीक है, इंक्लूडिंग 17 जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट है और 6 जो है वो प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट में 15 जो है लेंथेनाइट है। देखिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेंथेनाइट है या एक्टिनाइट है, ठीक है, लेंथेनाइट है। इनका एटॉमिक नंबर क्या है? 57 टू 71। फिर उसके बाद आ जाता है स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21 और आइट्रियम जो कि 39। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट एंड हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट। क्रिटिकलिटी मिनरल जो होती है वो दो पैरामीटर्स के थ्रू जज की जाती है। देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है उनकी और सप्लाई लिस्ट क्या है, तो उसकी बेसिस पे क्रिटिकलिटी और मिनरल डिसाइड होती है। देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बताओ डिस्ट्रप्शन पोटेंशियल क्या है, सब्स्टिट्यूबिलिटी इंडेक्स क्या है, जीबीए मल्टीप्लायर स्कोर क्या है, क्रॉस कटिंग इंडेक्स क्या है। सप्लाई लिस्ट में देखें तो गवर्नेंस वेटेज मिनरल कंस्ट्रक्शन एंड ऑफ इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना एक बार आप लोग बस। नाउ अब पढ़ते हैं जो मैंने आपको बताया क्रिटिकल मिनरल्स हैं क्या। क्रिटिकल मिनरल्स एलिमेंट है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है एसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज के एट द रिस्क ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शन, जैसे कि एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मुथ, कोबाल्ट, कॉपर। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसके 4 से 5 इन पांचों के आप ना यूज पढ़ लीजिए प्लीज, क्योंकि इस टाइम क्रिटिकल मिनरल जो है ना बहुत ज्यादा न्यूज में है। फॉर इंडिया मेजर इंपोर्ट सोर्सेज जो है वो कोबाल्ट के लिए कौन है? चाइना, यूएसए एंड जापान। लिथियम कहाँ से लेता है? रशिया और चाइना से। और निकल कहाँ से लेता है? स्वीडन एंड चाइना से। ये मिनरल जो है वो यूज्ड है किया जा सकते हैं एवरीवेयर फ्रॉम मेकिंग। देखिए मोबाइल फोन्स में इनका यूज होता है, कंप्यूटर्स टू बैटरीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे कि सोलर पैनल्स में और विंड टर्बाइंस में भी यूज होता है। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल मिनरल्स।
इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उस तरीके से मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुई है, इंडिया ने ज्वाइन किया है एमएसपी, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला आप देख लीजिएगा। ये जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है वो क्या है, एक यूएस लेड कोलैबोरेशन है, जिसमें 14 कंट्रीज हैं, जो कि एम कर रहा है टू कैटलाइज पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ग्लोबली। नेक्स्ट आता है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। देखिए इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने लेके आए थे ये, टू एनहेंस रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन इन इंडो पैसिफिक रीजन एंड रिलायंस ऑन चाइना। ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसका भी अमेंडमेंट किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। और इसे एसेंट मिल गई है प्रेसिडेंट की, उस टाइम मिल गई है, अब तो आ गया होगा ये। द एक्ट हैज अमेंडेड द ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट रेगुलेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज इन टेरिटोरियल waters and continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zones of India। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, ये सब ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज जो है वो कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है यूनियन के थ्रू। ऑफशोर माइनिंग जो है एक प्रोसेस होती है रिट्रीविंग मिनरल डिपॉजिट्स, जो कहाँ क्या, ऑफशोर माइनिंग एक प्रोसेस होता है मिनरल डिपॉजिट्स को डीप, जो सीबेड्स होते हैं, कितना डेप्थ होती है इनकी, 200 मीटर से ज़्यादा, वहां से लेना। देखिए चेंजेस क्या हुए हैं। ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 क्या बोलता था कि डिफरेंट लाइसेंस लेने पड़ेंगे रिकॉनिसेंस, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के लिए। अब ये वाला एक्ट बोलता है कि कंपोजिट लाइसेंस ही काफ़ी है फॉर ग्रांटिंग राइट्स फॉर एक्सप्लोरेशन एज वेल एज प्रोडक्शन। वैलिडिटी क्या है, एक प्रोडक्शन लीज की जो है वो ग्रांट किया जाएगा कितने के साल के लिए, 30 साल के लिए, जिससे रिन्यू कर दिया जाएगा कब के लिए, 20 साल के लिए। और अभी कंपोजिट लाइसेंस का प्रोडक्शन लीज कितना है वैलिड, 50 साल के लिए। ऑक्शन प्रोसेस क्या है, इट प्रोवाइड फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन। वाइल इस अमेंडमेंट में क्या बोला गया है कि प्रोवाइड करेगा दो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग राइट टू द प्राइवेट सेक्टर बाय कम्पिटेटिव बिडिंग, जैसे कि फॉर प्रोडक्शन लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस। माइनिंग इन रिजर्व एरिया अलाउ, देखिए पहले वाले जो एक्ट था उसने अलाउ किया था गवर्नमेंट को टू रिजर्व ऑफशोर एरियाज, जो कि हेल्ड नहीं किया जा सकते अंडर एनी ऑपरेटिंग राइट। अब इस वाले एक्ट ने अलाउ कर दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को टू ग्रांट कंपोजिट लाइसेंस और प्रोडक्शन लीज टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी। और प्रोविजंस क्या है न्यू इस वाले एक्ट में, देखिए माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपोजिट लाइसेंस ग्रांटेड किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज को इन द केस ऑफ एटॉमिक मिनरल। ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट विल मैनेज फंड अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो कि क्या होगा, नॉन लैप्सेबल होगा नेचर में। और फंड को सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि इंक्लूडिंग इन एक्सप्लोरेशन इन ऑफशोर एरिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट रिसेंटली जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइन है उसने लॉन्च किया है नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल। इसे क्रिएट किया गया एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016, और ये अवेलेबल होगा ऑल जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल, जियोफिजिकल एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन डाटास के लिए इन पब्लिक डोमेन ऑन अ डिजिटल जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो इसको इस्टेब्लिश करे। अच्छा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में, ठीक है। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के बारे में पढ़े 2016 की, तो इसका एम था कि एक्सलेट कर देना एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को कंट्रीज में थ्रू इनहेंस पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं कि इसका जेनेसिस हुआ था 1851 में, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। फंक्शन है इसका क्रिएशन एंड अपडेशन ऑफ नेशनल जियो साइंटिफिक डाटा, मिनरल रिसोर्स असेसमेंट एंड एयर बॉन्ड एंड माइरन मराइन सर्वे। रीजनल ऑफिस यहाँ यहाँ पे हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नोटिफाइड किए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फिफ्थ अमेंडमेंट रूल 2023 इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर conferred by section 55 of SEZ Act 2005।
ठीक है, तो क्या किया है इस वाले अमेंडमेंट ने अमेंड कर दिया है एसईजेड रूल 2006 को। सेंटर ने किया है अमेंड एसईजेड रूल टू अलाउ देखिए क्या है इसमें बोला गया है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज जो एरियाज़ हैं, उनमें एक डिमार्केशन किया जाएगा एरिया का, एक एज़ अ नॉन प्रोसेस एरिया जहाँ पे नहीं हो रहा है प्रोसेसिंग, वहाँ पे डिमार्केशन किया जाएगा। जिसमें कि कंडीशंस अप्लाई होंगी कि रिपेमेंट ऑफ टैक्स कंसेशन दिया जाएगा उस एरिया का। ऑब्वियसली बात है देखिए जो प्रोसेसिंग एरिया होता है ना स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में वो यूज़ होता है उसे बोलते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड और रेंडरिंग ऑफ सर्विस और जो नॉन प्रोसेसिंग एरिया होता है वो उसे बोलते हैं फॉर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ ही नहीं हो रहा, ठीक है? तो उसका तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा इसलिए बोला गया है कि डिमार्केट करना पड़ेगा आपको एक एरिया सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनवेलेबल सर्विस एरियाज़ होंगे जो एसईजेड होंगे उन्हीं में है ये, ठीक है? डिमार्केशन ऑफ नॉन प्रोसेसिंग एरिया अलाउ नहीं किया जाएगा। उनमें अगर डिक्रीज़ जो प्रोसेसिंग एरिया है वो लेस देन 50% ऑफ टोटल एरिया है और लेस देन एरिया स्पेसिफाइड। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं क्या? देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक स्पेसिफिकली डेलिनेटेड ड्यूटी सर्वी एन्क्लेव है जो कि फॉरेन ट्रेड टेरिटरी की तरह माना जाता है फॉर ट्रेड ऑपरेशंस, ड्यूटीज एंड टैरिफ्स। ऐसी टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरेट करना एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी को, प्रमोशन करना एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज को, प्रमोशन करना इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्स को, एंड क्रिएशन करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, एंड डेवलपमेंट करना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को। कोई भी प्राइवेट पब्लिक जॉइंट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो और इट्स एजेंसी सेटअप कर सकती है एससीजेड। एससीजेड को स्टैब्लिश किया गया है सेवरल कंट्रीज में जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जॉर्डन हो गया, पोलैंड एंड कजाकिस्तान। एरिया अंडर एसईजेड कवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ जोन टाइप। बहुत सारे जोन टाइप्स होते हैं जैसे कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होता है, फ्री जोन होता है, इंडस्ट्रियल एस्टेट होता है, फ्री ट्रेड जोन होता है, फ्री पोर्ट होता है, अर्बन एंटरप्राइज जोन होता है, अदर मतलब बहुत सारी अलग अलग टाइप्स के जोन्स को बोल दिया जाता है। और अभी रिसेंट कितने हैं प्रेजेंटली 276 एसईजेड हैं ऑपरेशनल इंडिया में। इंसेंटिव क्या दिए जाते हैं एसईजेड को? एक तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड जिससे क्या है डेवलपमेंट रहे ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ एसईजेड यूनिट। एग्जाम्पशन कर दिया जाता है कुछ टैक्स का और सप्लाई की जाती है टू एसईजेड आर जीरो रेटेड अंडर द आईजीएसटी एक्ट। सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सेंट्रल एंड स्टेट लेवल अप्रूवल। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है वो अब किसी भी नई स्कीम और नए सेक्टर के लिए नहीं दिया जाएगा और जो जो हैं ऑलरेडी हैं उनके लिए भी करेक्शन किया जाएगा कुछ सेक्टर में बस। पीएलआई की बात करें तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में एंड इट इज अ स्पेशल इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रोड्यूसर टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन मल्टीपल सेक्टर। सेक्टर्स क्या थे देखिए इसमें क्या था ना कि कुछ जो प्रोडक्शन सेक्टर्स थे उन्हें जो है इंसेंटिव दिया जा रहा था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वो कर सकें प्रोडक्शन कर सकें और इंडिया की ग्रोथ में कहीं ना कहीं हाथ बटा सकें और एक इंडिया जो है एक ग्लोबल जो चैंपियन है कुछ चीज़ों में अपना टारगेट पूरा कर सके, ठीक है, और ग्लोबल चैंपियन बन सके। सेक्टर्स क्या थे पीएलआई स्कीम में? इसकी मेडिकल डिवाइसेस हो गया, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट हो गए, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, फार्मा ड्रग्स, फूड प्रोडक्ट्स हो गया, टेक्सटाइल टेक्सटाइल में पीएलआई बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी हार्डवेयर, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स में भी है, ठीक है, स्पेशलिटी स्टील्स में है, व्हाइट गुड्स में है। व्हाइट गुड्स क्या है? अच्छा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाइट गुड्स हैं क्या? ठीक है। फार्मा में है एपीआई एंड केसीएम, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, एसीसी बैटरीज में, ड्रोन्स में, ड्रोन कंपोनेंट्स में। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे पीएलआई स्कीम लाने के? ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में बाय क्रिएटिंग ग्लोबल चैंपियंस, जैसे कि बताया मैंने आपको। इंक्रीज करना इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन और अचीव कर लेना सेल्फ आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस विद ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। बेनिफिट क्या थे पीएलआई स्कीम के? बेनिफिट क्या है? स्ट्रेंथन कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और रीस्ट्रक्चर कर रहा है इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और पुश कर रहा है कि जीडीपी के शेयर को 25% के लिए।
मैन्युफैक्चरिंग में जीडीपी का जो मैन्युफैक्चरिंग में जो का शेयर है जो जीडीपी में वो 25% हो जाए। इट कैन इंश्योर सेल्फ रिलायंस एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ठीक है। और नियरली 55% ऑफ द स्कीम जो है वो एक्सपेक्टेड टू बी ग्रीन इन सेक्टर। ठीक है, जैसे कि सोलर फोटोवोल्टेक हो गया आपका, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मोर देन 50% है या लेस देन 50% है। नेक्स्ट इज PLI 2.0 फॉर इट फॉर IT हार्डवेयर स्कीम। देखिए 2.0 जो है वो लेके आया गया है इसके लिए, जिससे कि क्या हो इन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड इनहेंसिंग एक्सपोर्ट इसमें IT हार्डवेयर में। और इसको कर दिया गया है इंक्रीज कितना फॉर 6 इयर्स। टारगेट है लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसीज, सर्वर्स, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर्स। इंसेंटिव क्या है? सॉल बी एप्लीकेबल ऑन नेट इंक्रीमेंटल सेल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स ओवर वेरियस ईयर सब्जेक्ट टू डिफरेंट सीलिंग। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इनवाइट करेगा न्यू एप्लीकेशन फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया अंडर मॉडिफाइड सेमिकन इंडिया प्रोग्राम। मॉडिफाइड सेमिकन इंडिया प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था इसे 2021 में। और इसका एम था टू प्रोवाइड अट्रैक्टिव इंसेंटिव जो है अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स को प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना कंपनीज को जो कि इंगेज है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स में, डिस्प्ले फैब्स में, कंपाउंड सेमीकंडक्टर में और सेमीकंडक्टर डिजाइन में। और ये सपोर्ट अंडर द स्कीम प्रोवाइडेड फॉर कितना 6 इयर्स तक के लिए सपोर्ट प्रोवाइड रहेगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है विद इन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी। कौन सी है नोडल एजेंसी इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए? माइटी। देखिए अभी चीप इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया वर्क करने लगा है, मार्केट साइज भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और 2026 तक टारगेट है कि 3 टाइम ग्रोथ हो जाए। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काम किया जा रहा है, बस यही इंपॉर्टेंट है। 4 स्कीम्स क्या है मॉडिफाइड केमिकल इंडिया प्रोग्राम की? एक तो मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर फैब इन इंडिया, मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया, मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक फैसिलिटी इन इंडिया, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम का? नर्चर करना 100 डोमेस्टिक कंपनीज को और जो कि सेमीकंडक्टर डिजाइन में वर्क कर रही हैं, और अचीव कर लेना सिग्निफिकेंट इंडियनाइजेशन इन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऑलरेडी आ भी चुका है कि इंडिया प्रोड्यूसर है नहीं है। तो अभी रिसेंटली क्या है कि ताइवान जो है वो वर्ल्ड लीडर है मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स में, जो कि प्रोड्यूस करा है 60% ऑफ वर्ल्ड सेमीकंडक्टर और 90% ऑफ मोस्ट एडवांस वन। इंडिया का रोल क्या है? इंडिया एक प्लेयर की तरह इन द क्रिटिकल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी फील्ड में उसकी प्रोवाइड कर रही है अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज को टू डाइवर्सिफाई देयर बेसिस फ्रॉम चाइना। चाइना से अपने डाइवर्स बेसिस को डाइवर्सिफाई करे। और इसलिए वो देखिए वो भी कर रही है। देखिए इंडिया ने साइन किया है इंडिया एंड यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टील। इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन जो कि 2021 में आया था, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है नेशनल फार्मा कमीशन बिल। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया है ड्राफ्ट में नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल। और इससे ये किसको रिप्लेस करेगा? फार्मेसी एक्ट 1948 को रिप्लेस करेगा, और एग्जिस्टिंग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और किससे का रिप्लेस करेगा? ये नेशनल फार्मेसी कमीशन लेके आया जाएगा इस वाले बिल में, बोला गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियस सी बात है, फार्मेसी रिलेटेड है तो क्या है, नेशनल हेल्थ गोल को प्रमोट करना, और ये जो क्वालिटी और अफोर्डेबल फार्मास्यूटिकल एजुकेशन है उसको एक्सेस देना। बस यही आपको पता ही है क्या होगा फार्मेसी है तो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये आरपीएससी में भी आया था कि जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ आरपीएससी, मतलब राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन आया था। और इट अकाउंट फॉर अबाउट 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन, और 70% ऑफ डब्ल्यूएचओ वैक्सीन जो है जैसे कि डीपीटी और बीसीजी सोर्स है फ्रॉम इंडिया। फार्मेसी एक्ट 1948 क्या बोलता है कि
इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड विद द एम ऑफ रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन ऑफ क्या जो प्रोफेशन है फार्मेसी का इंडिया में उसे रेगुलेट करना, स्टैंडर्डाइज करना, यूनिफॉर्म ट्रेनिंग एंड एजुकेशन को। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक सेंट्रल काउंसिल को जिसका नाम था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स को भी रजिस्टर्ड किया जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बोले तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ऑब्जेक्टिव क्या था, रेगुलेट करना फार्मेसी एजुकेशन को और प्रोफेशन को एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। और इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ये देख लीजिए आपकी तीन बोर्ड बनाए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी तीन बोर्ड फंक्शनिंग अंडर एनपीसी, नेमली फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड, फार्मेसी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड एंड फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड। नेक्स्ट इज नेशनल डिवाइसेस पॉलिसी 2023। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023। एम क्या है इस पॉलिसी का, मेक इंडिया ग्लोबल लीडर, इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस ओवर नेक्स्ट 25 ईयर। ठीक है, और मेडिकल डिवाइस को ग्रो करना बेसिकली इसका मेन एम है। अभी क्या है, इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो फोर्थ लार्जेस्ट है एशिया में, मेडिकल डिवाइस मार्केट है आफ्टर जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया। देखिए वर्ल्ड में नहीं है, एशिया में, ये ध्यान रखेंगे आप। साइलेंट फीचर्स क्या है, देखिए साइलेंट फीचर्स है रेगुलेट करना स्ट्रीमलाइनिंग को, जैसे कि एक क्रिएट किया जाएगा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाइसेंस के लिए, इनहेंस किया जाएगा रूल ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जैसे कि बीआईएस, और डिजाइन किया जाएगा कोहेरेंट प्राइस रेगुलेशन को। इनेबल किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस्टेब्लिश किया जाएगा स्टैंडिंग ऑफ लार्ज मेडिकल डिवाइस पार्क और क्लस्टर्स, फैसिलिटेट किया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन को, अट्रैक्ट किए जाएंगे इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, फंडिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, एंकरेज किया जाएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्किल रिस्किलिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ प्रोफेशनल्स डेवलप की जाएगी, पार्टनरशिप फॉरेन विद फॉरेन एकेडमिक एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं इसके पॉलिसी के। नेक्स्ट बात करें तो देखिए असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटेड स्कीम, इसको का एम मेन एम था कि स्ट्रेंथन करना मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर को, जो कि जिससे कि क्या हो वो स्ट्रेंथन कर सकें मोर टेस्टिंग लेबोरेटरीज को, और इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। ये स्कीम थी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा एंड केमिकल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। टेन्योर क्या है 2023-24 से 2026-27, एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कंपोनेंट क्या है स्कीम के, दो कंपोनेंट है, असिस्टेंट असिस्टेंट फॉर कॉमन फैसिलिटी और असिस्टेंट फॉर टेस्टिंग फैसिलिटी। कॉमन फैसिलिटीज मतलब क्रिएट कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, और इसका सपोर्ट है विल बी 70% ऑफ अप्रूव प्रोजेक्ट, और हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए ₹20 करोड़ पर क्लस्टर, और 90% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज विच एवर इज लेस। और टेस्टिंग फैसिलिटीज हो गया, जैसे कि लेबोरेटरीज वगैरह के लिए असिस्टेंस देना। तो ये था 8 पार्ट। आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस थोड़ा सा फास्ट है ये वीडियो, आप थोड़ा कम स्पीड पे देखिएगा यूट्यूब पे, अगर आपको थोड़ा तेज लगे फास्ट लगे तो, क्योंकि देखिए अब हमको कंबाइन भी करना है वीडियो, फिर वो थोड़ा इशू हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है वीडियो तो। हालांकि जो है क्वालिटी है उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। जो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन टॉपिक्स को ध्यान दिया गया है ज़्यादा, और बताया भी गया है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी पे। तो बस पढ़ते रहिए, और अभी हम फोर्थ वीडियो भी लेके आएंगे इकोनॉमिक्स का। और ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और प्लीज़ प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।